स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे में इस चैप्टर को कोशिश करेंगे समराइज करके कंप्लीट करने का। और ये लेक्चर जो है बिल्कुल उन विद्यार्थी के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो ध्यान दें, हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे रासायनिक बल गतिकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें मैं कोशिश करूँगा बहुत ही शॉर्ट वे में आपको पढ़ाऊँ और आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर वो मैं समझा दूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में रासायनिक बल गतिकी बोला जाता है। रासायनिक बल गतिकी हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को पॉज करके लिख दूंगा और आपके लिए जो नोट्स बनाऊंगा, शॉर्ट नोट्स, उसको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट वहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, रासायनिक बल गतिकी। इसमें क्या होता है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक टॉपिक्स होती है, एक चैप्टर होती है। ये किसकी होती है स्टूडेंट? फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसको आप भौतिक रसायन बोलते हो। यानी कि यह जो टॉपिक्स है यह फिजिकल केमिस्ट्री की एक भाग होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसको अच्छे से डील करते हैं। अच्छा, आपको ये डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम काइनेटिक्स, रसायन बल गतिकी की अध्ययन करते हैं। ये सब कोई नहीं पूछेगा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और कोई भी कंपटीशन में भी ये चीज़ें बहुत ही रेयर केस है ये सब बात पूछने का। की पॉइंट क्या है, क्या पूछा जाता है? तो देखो, इस चैप्टर के अंदर जो ये चैप्टर है वो किस बात को डील करता है? तो यह जो करता है वो अभिक्रिया की दर को, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये किस चीज़ को डील करता है, किस चीज़ के बारे में बोलता है? तो इस चैप्टर से हम लोग अभिक्रिया की दर की गणना करते हैं। अभिक्रिया की दर, फिर इस दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब रिएक्शन की, अभिक्रिया की दर होगा उसको कौन कौन सी वजह से उसको प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये मुख्य बातें होती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो ज़्यादा हम लोग देखो क्या, बहुत शॉर्ट वे में कोशिश करेंगे चीज़ें को समझने का, और छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बस दो बात आपको याद रखना है कि रिएक्शन की, अभिक्रिया की दर और उसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग सर पढ़ते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल होती है स्टूडेंट, करीबन 15-20 घंटा लगता है एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मात्र 3 या 4 लेक्चर के अंदर अपना सारा का सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए। चलिए, अब मैं आपसे एक बात करता हूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? कौन सी पॉइंट है? देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा और आपको बस नोट करना है, क्योंकि ये चीज़ें छोटा हो जाएगी, फिर जल्दी समझ में आएगा। देखो, अभिक्रिया 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार का? 3। पहला, ऐसी अभिक्रिया स्टूडेंट जो बहुत ही तेज गति से होती है, जो बहुत ही तेज गति से, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कब ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, आपको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आएगा और अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो एक जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? अत्यंत तीव्र गति से होगी, अत्यंत तीव्र गति से होगी, आपके समझ के बाहर है, बहुत ज़्यादा कम समय के अंदर हो जाता है। कई बार ऐसे बोलते हैं 10⁻⁻⁶ सेकेंड में हो जाता है, मतलब आप उसकी गणना कर नहीं पाते हो, इतनी स्पीड होती है कि आपके समझ से बाहर है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया का जो प्रथम प्रकार होगा जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर, एक अभिक्रिया होगी जो तीव्र गति की होगी, और तीव्र बोले से भी अच्छा क्या कि यह अत्यंत तीव्र गति की होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? अत्यंत तीव्र गति की, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया क्या होगी वो देखो,
अब आपको ये समझ में आ रहा है, एक अगर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है तो दूसरी ऐसी भी अभिक्रिया होगी जो बिल्कुल धीरे धीरे होगी, बिल्कुल क्या होगी, धीरे धीरे होगी। मतलब कि आप उसमें भी चेंज को, उसमें भी परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तीव्र गति से होती है, आपके समझ से बाहर है, आप उसमें कुछ भी देख नहीं पाओगे, कब यह अभिक्रिया हो गया, कब यह अभिक्रिया। और दूसरी जो अभिक्रिया होगी, एक तो तीव्र गति से होगी और दूसरी जो होगी वो मंद गति से, अति मंद गति जिसको बोल सकते हो, क्या होगी, अति मंद गति से। अति मंद गति मतलब क्या सर? अति मंद गति कहने का मतलब विद्यार्थी ये होता है कि इस प्रकार से होगा, इतना ही स्लो होगा, ऐसे होगा कि आप देखोगे जो पहले था वो 6 महीने बाद भी वही मिल रहा है। बात को समझो, तो आप उसमें कोई परिवर्तन को माप ही नहीं सकते हो, आपके समझ के बाहर है। मशीन उसको ऑब्जर्व कर सकती है लेकिन आप नहीं कर सकते। एक ह्यूमन अच्छे से उसको समझ नहीं सकता है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कोई काम चल रहा है, वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि आपके समझ से बाहर है, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, अति मंद गति की अभिक्रिया। और जो तीसरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मंद गति। उसको क्या बोलते हैं, मंद गति। कहने का मतलब ये जो अभिक्रिया होती है मंद गति की अभिक्रिया, जो ऐसा होता है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, हाँ इसमें इतना का चेंजिंग हो रहा है, इसमें इतना का चेंजिंग हो रहा है, तो मतलब क्या, जो आप समझ सकते हो वो कौन सी अभिक्रिया है, मंद गति की। जो आपके समझ के बाहर है वो दोनों कौन कौन सी है, एक तीव्र और एक अति मंद गति की। तीव्र गति की ऐसी अभिक्रिया है जो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कब कंप्लीट ही हो गया। अच्छा, दूसरी अति मंद गति की, दूसरी अति मंद गति की, तो मतलब वो उसमें सर 6-6 महीना लग गया, साल भर लग गया और कुछ चेंज ही नहीं दिख रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बातें जब हो तो उसको क्या बोलते हैं, अति मंद गति की। और तीसरी जो होती है मंद गति की। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं यही जो हमारे सिलेबस में है। देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है तो वो कौन सी है, मंद गति की। इसी को हम लोग इंग्लिश में मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मतलब जिसकी रेट ऐसी है, जिसकी रेट की हम लोग गणना कर सकते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, मॉडरेट अभिक्रिया है। वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, मॉडरेट। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बता देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, आपके एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा और डायरेक्ट आप कैसे करोगे। तो मैं तीनों अभिक्रिया लिख रहा हूँ और उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ। थोड़ा सा जल्दी होगा चीज़ें, तो मैं तब तक आप ये सब नोट कर लो। अब मैं उदाहरण लिखता हूँ और उसके एक कॉलम बना देता हूँ जो आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फिर मैं समझा दूंगा। तो नोट कर लो आप लोग। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जो आपको मैं बताया था 3 टाइप्स के जो रिएक्शन है स्टूडेंट, उसको कैसे समराइज करके आपको याद करना है। देखो पहला होगा तीव्र गति की अभिक्रिया, दूसरी अति मंद गति की और तीसरी मंद गति की। तो आपको उदाहरण पूछेगा, उदाहरण कैसे याद रखोगे। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप कोशिश करो मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का, उसके बाद आपको उदाहरण खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो कोई भी आयनिक रिएक्शन होता है, समझो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, आयनिक अभिक्रिया। कोई भी आयनिक अभिक्रिया होता है, उसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ आयन का चेंज होता है। किसका चेंज होता है, आयन का। मत आयन कहने का मतलब या तो धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज होता है, आयन का। मतलब इसका प्लस उसके पास चला गया, उसका प्लस इसके पास आ गया, इसका माइनस उसके पास गया। तो ये जो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, आयन का चेंज होता है, इसका इधर इसका इधर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई समय नहीं लगता है, वो तुरंत हो जाता है, इसका इधर गया इसका इधर गया। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो Ag पे प्लस होगा और नाइट्रेट पे माइनस होगा। यहाँ पे है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा। ध्यान से देखो Ag प्लस और NO3 माइनस, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों चीज क्या है, आयन के रूप में हो सकता है, Ag प्लस और ये दोनों। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इनका क्या होगा, आपस में आयन का चेंज होगा। आयन का क्या होगा, चेंज होगा, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। तो बहुत ही आसान है, AgNO3 NaCl। तो Ag का देखो प्लस वाला इसके माइनस से, तो मतलब क्या होगा AgCl और ये NaNO3। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब ध्यान क्या रखना, एक ऑब्जेक्टिव साथ साथ याद कर लेते हैं हम लोग। देखो जो AgNO3 होती है, जो AgCl होती है, ध्यान से देखो ये क्या है, AgCl, ये होता है उजला अवक्षेप,
ये कैसा होता है, उजला अवक्षेप। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि AgCl का अवक्षेप कैसा होता है या रंग कैसा होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, यह होता है उजला यानी कि वाइट कलर का। ये भी साथ साथ आप कंप्लीट करो। अब यहाँ पे देखो एक अभिक्रिया आपको समझा दिया, आयनिक अभिक्रिया, तो क्योंकि आयन से हो रहा है। अच्छा देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तेजी से होगा, आपके समझ से बाहर है। फिर इसको मैं उसी चीज से समझने की कोशिश करता हूँ, आयन से। क्या NaOH में आपको Na+ और OH- दिख रहा है, बताओ, दिखेगा। HCl में H+ और Cl- दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आयन है और एक दूसरे के आयन में फेरबदल होगा और अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा। इस प्रकार से आपको ये दोनों का दोनों याद रखना होगा कि आयनिक अभिक्रिया और अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत तेज गति से होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनों में फेरबदल होता है। फिर आते हैं हम लोग अति मंद गति की, मतलब बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही स्लो। और बहुत स्लो करने का मतलब कि एकदम आपके समझ से बाहर, आपके समझ से बाहर कि इसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि स्लोएस्ट टाइप का रिएक्शन, आपको परिवर्तन ही नहीं पता चलेगा। 6 महीना पहले भी देखा वही है और 6 महीने बाद भी देखा वही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन रिएक्शन हो रही है। इतनी कम चेंज हो रही है, इतनी कम अंतर हो रही है कि आपके समझ से बाहर है। उसका जो बेहतरीन उदाहरण है जो आपके बोर्ड में पूछेगा, लोहा में जंग लगना एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अति मंद गति की अभिक्रिया है। फिर पूछेगा हीरा से ग्रेफाइट बनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो हीरा है मेरे पास वो हमारे पास जीवन भर है। बात को समझो, जो हीरा आज मेरे पास है वो हमारे पास जीवन भर है, लेकिन उससे एक चीज पता नहीं है उन लोगों को कि हीरा बाद में कभी ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत खतरनाक बात है, बात को समझो, बाद में कभी किसमें, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो ये बदलना होता है ये इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि आपको दिखेगा ही नहीं। आप तो छोड़ो, करीबन हजारों साल तक पता ही नहीं चलता है। मतलब आपका 5 पुश्त निकल जाएगा, 10 पुश्त निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा, तब भी वो हीरा ग्रेफाइट में बदलेगा तो जरूर, लेकिन इतना जल्दी नहीं बदलेगा। इसीलिए लोगों को ऐसा बिलीव होता है कि हीरा जो है मेरे पास वो हमेशा के लिए है, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट ये नहीं है स्टूडेंट। वो समय के साथ वो ग्रेफाइट में बदल जाएगा। हो सकता है वो 5000 साल बाद बदले, 10,000 साल बदले, किस प्रकार की तापमान है, किस प्रकार की दाब है, ये सारी फैक्टर उस पर निर्भर करती है। लेकिन वो चीज़ें क्या है, अत्यंत स्लो है, यानी कि स्लोएस्ट रिएक्शन है। ये दोनों आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार उदाहरण है, आपको याद रखना है। एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से प्रश्न में, और इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, यह जो है यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं मंद गति की। मंद कहने का मतलब ये होता है कि यह अभिक्रिया को आप अपने ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हो कि हाँ इसमें चेंजिंग हुआ है, हाँ इसमें चेंजिंग हुआ है। तो इस प्रकार की जो मंद गति की अभिक्रिया होती है, मंद गति की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेट टाइप। क्या बोलते हैं? मॉडरेट टाइप की अभिक्रिया। और इसे हम लोग, तो आपको इसको में याद क्या रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जल अपघटन की अभिक्रिया, जितनी भी जल अपघटन की अभिक्रिया होती है, कहने का मतलब जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन देखते हो ना, जल अपघटन की अभिक्रिया, जिसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आयन नहीं होनी चाहिए। आयनिक तो देखो इसमें आ गया, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया इसमें आ गया, तो इसमें क्या, जल अपघटन की अभिक्रिया। सर जल के प्रेजेंस में टूटना, सर जल के प्रेजेंस में टूटना ही क्या कहलाते हैं सर? अपघटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटन कहलाते हैं। अच्छा मैंने लिखा ये CH3C11O, सॉरी यहाँ पे एक और O होगा, CH3C11O CH2, मैं सही से लिख देता हूँ एक बार को, एक सेकेंड। ये बीच में क्या है, O है, देखो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, ये है हमारे पास स्टर, ये क्या है, स्टर। और स्टर को जल में तोड़ते हैं तो ये एसिड मिलता है, ये क्या मिलता है, एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे देखो ये क्या है, C11OOH। तो इस प्रकार की जो क्रियाशील समूह होती है स्टूडेंट, इस प्रकार की जो क्रियाशील समूह होती है जिसमें इस प्रकार का ग्रुप आ जाता है CH3C11OH, वो एक समूह का नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा आपसे जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का
जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस बार बोर्ड में ये भी पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी, और इसके साथ जो एक बना था ये बना है C2H5OH, C2H5OH। तो ये OH कहीं ना कहीं आपको ये भी याद रखना होगा कि सर C2H5OH जो है यह OH बता रहा है कि मैं जो हूँ मैं एक अल्कोहल समूह हूँ। क्या हूँ? अल्कोहल समूह हूँ। मैं एक अल्कोहल समूह हूँ। इस प्रकार से आपको ये ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि अल्कोहल का कौन सी क्रियाशील समूह है। दूसरा जो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, देखो ये मॉलिक्यूल्स होता है C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। आपको जो विद्यार्थी को बायोमॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक्स नहीं पता है, ये सुक्रोज, तो मेरे प्ले लिस्ट को देखिए, वहाँ पे मैं बायोमॉलिक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव करा रखा हूँ, तो वहाँ से बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। ये क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज को जैसे जल के अंदर डाला, फिर से देखो किसके अंदर डाला? जल के अंदर डाला, तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। विद्यार्थी ध्यान दे, बायोमॉलिक्यूल्स में मैंने कम से कम 25-30 ऑब्जेक्टिव इस टाइप से जो संभव था मैं कराया हूँ और ट्राई करूँगा करने का। तो ये जो जल की अपघटन की जो अभिक्रिया की जो टाइप होगी वो क्या होगी? मंद गति की होगी। वो क्या होगी? मंद गति की होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे के सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, और आप अच्छे से फिर नोट बना देना, शॉर्ट नोट। केमिकल काइनेटिक्स हम जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, यानी कि भौतिक रसायन जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? भौतिक रसायन। क्या बोलते हो स्टूडेंट? भौतिक रसायन। इसकी एक शाखा है, ये भौतिक रसायन की शाखा है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक और बाकी सारी कहानी। लेकिन हमारे बोर्ड में तो बस इतना ही, अभी के अनुसार एग्जाम देना है तो ये 2 बातें याद रहना चाहिए। अभिक्रिया के प्रकार पे बात करते हैं। सर अभिक्रिया की प्रकार पूछ रहे हो, एक ऐसी अभिक्रिया होगी जो इतनी तेज गति से होगी मेरे समझ के बाहर होगा, उससे बोलेंगे तीव्र गति की अभिक्रिया। फिर होगी अति मंद गति की, बहुत स्लो हुआ, 6 से 8 महीना लग रहा है, 8 महीना लग रहा है, कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा है, तो वो हो गया अति मंद गति की। और बाद में हो गई मंद गति की। तो कंप्लीट नोट बनाओ, इससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा बस यही आएगा। अब मैं दूसरा टॉपिक्स इस पे साथ साथ लेता हूं और वही टॉपिक्स लूंगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा और जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आया है और बोर्ड वाले ने मॉडल सेट में जारी किया। नोट करें इसे आप लोग। चलिए अब जो हम लोग शुरू करते हैं, देखो टॉपिक्स बहुत ही छोटा होगा और एग्जाम पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको जो समझाऊंगा वही समझना है, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इसको पूरा चैप्टर को पूरे डीप में पढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, मैं जो पढ़ाऊँगा वही पढ़ना है, क्योंकि वो मैं सारे ही पढ़ाऊँगा, पूरे चीज़ को निचोड़ के आपके सामने लिखूँगा और वही आपको समझना है। पूरा कहानी तो आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा, तो अब जो लिखता हूँ उसको उसी प्रकार से आपको तैयार करना है। अब जो लिखता हूं उसको उसी प्रकार से आपको तैयार करना है। ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और यहाँ से बनता है प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, इधर क्या है? रिएक्टेंट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? अभिकारक। अभिकारक, इसको क्या बोलते हो आप? अभिकारक। और ये जो बनता है इस अभिक्रिया के बाद उसे आप लोग बोलते हो प्रतिफल। क्या बोलते हो? प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस अभिक्रिया के दौरान ये रेट से क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इंग्लिश में इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। बात को समझो, ये जो चीज़ें होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, ये कई स्टेप में होते हैं, कई अपने अलग अलग स्टेप में होते हैं और वो जाके कंप्लीट होता है। आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ना है मैं वही समझाता हूँ। देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, जो सिखाऊंगा वही सीखना है आपको, तभी आप ये 30 मिनट का लेक्चर के अंदर आप 4-5 टॉपिक्स को सीख पाओगे। देखो आप लोग बहुत ही अच्छे से एक अभिक्रिया जानते हो, N2+3H2 सर, ये देता है 2NH3। ध्यान से देखो, खूब इम्पॉर्टेंट है, खूब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये देखो G लिखने का मतलब होता है गैसियस। N2+3H2 क्या बनाया?
NH3। बात को समझो। अब मैं इसमें पढ़ाने की तो आधा घंटा सिर्फ यही पढ़ाता, कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो, सारी कहानी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। मैं यहाँ पे उस एस्पेक्ट में बात करूँगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा। अब इसमें पूछेगा आपको अभिक्रिया की दर लिखें। ध्यान से देखो, आपसे जो एग्जाम में पूछेगा अभिक्रिया की दर बताए। सीधा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी अभिक्रिया की दर की व्यंजक सही है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया की दर की व्यंजक सही है, तो वो पूछेगा। तो अभिक्रिया की दर बताएं, तो आपको कैसे लिखना है वो समझो। कैसे लिखना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बोल रहा हूँ वही याद रखना है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही, तभी आप कर पाओगे बहुत जल्दी इस टॉपिक को। अभिक्रिया की दर पूछ रहा है सर, हाँ तो बिल्कुल ऐसे लिखना है। पहले देखो, मुझे पता है इतना तो आप लोग को आता ही होगा, dy/dt का मतलब क्या होता है। अब देखो ये N2 है, ये क्या है N2, तो ये यहाँ पे लिखोगे N2, और इस N2 को बड़ी कोष्टक के अंदर लिखोगे। किसके अंदर? बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं उसके अंदर। ध्यान से देखो, dy/dt रेट, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब करते हैं हम लोग तो चेंज को जो चेंज होता है, अंतर होता है, उसको किससे डिवाइड करते हैं? dt से। आपको पता होना चाहिए, 12th को तो सब डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये लिख दिया, इसके बराबर में फिर से लिखोगे। ध्यान से देखो, फिर से इसके आपसे पूछता हूँ कि इसके गुणांक कितना है, ये कितने से गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 1 से। जल्दी से बोलो, कितने से? 1 से। तो इसको जो गुना होगा उसको नीचे लिखेगा। फिर देखो इसमें आते हैं H2 के पास, तो इसको भी सर लिखना है किस प्रकार, तो उसी प्रकार, और इसको किसके अंदर? बड़ी ब्रैकेट के अंदर। नीचे में क्या? dt, नीचे में क्या? dt। अब इसके मैं पूछता हूँ गुणांक कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 3, तो 1/3 कर दिया, यहाँ पे 1/1 हो गया। बात समझ में आ रहा है? फिर मैं इसके आगे बोलता हूँ सर इसका बोलो, तो इसका ऐसे होगा विद्यार्थी, बात समझ में आया क्या आपको? बोलो, जल्दी से बोलो, बात समझ में आया? अब एक चिन्ह समझाता हूँ आपको, चिन्ह समझाता हूँ, एक साइन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की आप कोशिश करो। देखो, N2 और H2 अभिक्रिया किया आपस में और बनाया क्या? NH3। N2 और H2 अभिक्रिया किया, बनाया NH3। सर एक बात बताओ, जब N2 H2 अभिक्रिया करके NH3 बन रहा है, सर जब N2 और H2 अभिक्रिया करके NH3 बना रहा है, तो कहीं ना कहीं सर इसकी मात्रा तो कम रही होगी, इसकी मात्रा तो कम रही होगी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जब ये दोनों मिलके बना रहे हैं NH3, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी मात्रा तो कम रही होगी, इसकी मात्रा तो कम रही होगी। अच्छा, तो कम रही होगी तो इसको कैसे दिखाएंगे सर? अच्छा विद्यार्थी, एक काम करो, आपके पास पहले 10 रुपया था, पहले कितना था? 10 रुपया, और बाद में आपने खर्च करके कितना हो गया? 5 रुपया। मैं पूछता हूँ अंतर कितना हुआ? मेरा प्रश्न है अंतर कितना का, तो आपका जवाब होगा सर अंतर जब निकालते हैं ना, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला यहाँ पे 5 और पहले 10, तो कितना हुआ? -5। तो सर कहीं ना कहीं -5 हो रहा है। अच्छा, मतलब क्या -5 कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझाना चाहते हो? तो देखो, पहले जो भी था ये दोनों लेकिन अभिक्रिया किया और बना रहा है NH3, तो इसका मतलब क्या? इसकी मात्रा में कमी आ रही होगी। समझो, क्या इसकी मात्रा में क्या हो रही होगी? कमी आ रही होगी। तो जैसे कमी आएगा स्टूडेंट जिस चीज़ में, उसके आगे माइनस लगाएंगे। देखो, पहले 10 था, बाद में 5 हुआ, तो 5 में 10 किया तो -5। तो यहाँ भी क्या होगा? मात्रा में कमी, तो इसके चिन्ह क्या लगाओगे? माइनस। फिर मैं पूछता हूँ H2 में भी, तो बोला हाँ सर इस तीर का ही पार है, तो हाँ इस पार है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसकी मात्रा में क्या हो रही होगी? कमी। तो क्या हो रही होगी यहाँ पे? माइनस। अच्छा, इसमें सर, तो अच्छा ये तो बहुत शानदार है, ये दोनों घट रहा है और ये बेचारा बढ़ रहा होगा, तो ये प्लस। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अभिक्रिया की दर बताएं। पहले तो पूछेगा अभिक्रिया की दर बताएं, तो आप इस प्रकार से लिख दोगे, काम खत्म। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि ये निम्नलिखित अभिक्रिया है, इसका दर बताएं, तो आप ऐसे लिख दोगे। फिर एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि यह माइनस प्लस क्या दर्शाता है, माइनस और प्लस क्या दर्शाता है, माइनस और प्लस क्या दर्शाता है, माइनस एवं प्लस क्या दर्शाता है? बताओ एक बार आप लोग सोच के। तो मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है माइनस प्लस जो है केवल सांद्रता में वृद्धि, केवल ये जो बड़ी ब्रैकेट होता है ना, बड़ी ब्रैकेट, ये ध्यान रखना, ये आपसे ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि इस बड़ी ब्रैकेट के लिखने क्या मतलब होता है, तो यह सांद्रता को दर्शाता है। तो माइनस और प्लस केवल सांद्रता में कमी तथा वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृद्धि को।
वृद्धि को दर्शाता है। राइट, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि आपके पास भी टाइम कम है और आराम से जल्दी से समझते हैं। तो माइनस और प्लस और सिर्फ क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में जो सांद्रता है इसकी ये घट रहा है। जैसे जैसे अभिक्रिया हो रहा है तो ये घट रहा है। ध्यान से समझो, ये जैसे जैसे अभिक्रिया हो रहा है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और प्लस इसमें क्यों है, यह बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है। तो आप कंफ्यूजन में कहाँ फंसोगे वो बात को समझो। और मैं तो कहता हूँ आप रट ही लो, समझ तो लो एक बार और फिर क्या करो, रट लो। इस प्रकार से एक चीज प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से समझो। आपसे एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि अभिक्रिया की दर, ऑब्जेक्टिव क्या है, अभिक्रिया की दर संभव है, अभिक्रिया की दर संभव है। पहला ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव, पहला क्या होगा पॉजिटिव, दूसरा रहेगा नेगेटिव, तीसरा रहेगा जीरो और चौथा रहेगा नन। देखो यहां से कंफ्यूज खूब होता है बच्चा, खूब होता है यार, ये माइनस देखता है ना उसके दिमाग में आता है अच्छा अभिक्रिया की दर में सर माइनस लगाए थे। ध्यान से समझो भाई, बहुत कॉन्सेप्ट। सर अभिक्रिया की दर में माइनस लगाए थे, इसका मतलब अभिक्रिया की दर माइनस होता होगा, हाँ। फिर याद देखता प्लस, तो अभिक्रिया का दर प्लस होता होगा। भाई हम आपको क्या बोल रहे हैं वो भूल गया सब, वो मत बोलो। अभिक्रिया की दर में जो माइनस और प्लस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को बताती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को बताती है कि इसकी सांद्रता कम रही है और इसकी सांद्रता बढ़ रही है। समझ में आया, इसकी सांद्रता कम रही है और इसकी सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या, तो ये माइनस प्लस करने मतलब सर अभिक्रिया की दर में ये जो संभव लिखा है, अभिक्रिया की दर संभव है प्लस, हाँ सर देखो प्लस, माइनस नहीं, माइनस ये है ही नहीं दर, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसका मात्रा जैसे अभिक्रिया हो रहा है ये घट रहा है बस। तो माइनस संभव नहीं है, तो ये गलत है। जीरो होगा नहीं, नन में तो कोई बात ही नहीं। तो एक ही चीज है कि अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अभिक्रिया जो दर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया के दर की व्यंजक लिखने आ गया। ये आपसे पूछेगा कि इसकी व्यंजक लिखो, इसकी क्या लिखो, व्यंजक लिखो, व्यंजक अभिक्रिया की दर की, अभिक्रिया की दर की व्यंजक लिखें। ये अगर आप लिख दोगे तो बहुत ही शानदार है भाई, ये बहुत जरूरी है समझना। ये नहीं समझोगे तो पूरा अभिक्रिया नहीं कर पाओगे और इतना जल्दी तो पढ़ ही नहीं पाओगे फिर केमिकल काइनेटिक्स को। तो इसको समझो जल्दी से, ऐसे लिखने का तरीका। फिर मैं अब क्या करता हूँ, पॉज करता हूँ, आप लोग क्या करो जल्दी से इसको नोट करो और मैं 2-3 क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आप कैसे आगे कर पाओगे। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रखा हूँ और उसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। देखो पहले लिखा हूँ SO2 और O2 का कंबाइंड हुआ, क्या बना, SO3। आपसे पूछेगा इसकी अभिक्रिया की दर की व्यंजक लिखें। क्या लिखा हूँ मैं, SO2 + O2, यहाँ पे 2 है गुणांक इसकी और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 1। तो इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट देखो मैं आपको बोल दिया D लिखना है, उसके बाद यहाँ पे क्या है SO2, तो D लिखा, यहाँ पे लिखा है SO2 डिवाइड बाई DT। फिर इसके बीच में क्या लगाना है, बराबर का चिन्ह। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद फिर क्या लिखोगे D, फिर लिखोगे O2 और फिर क्या लिखोगे DT, फिर बराबर लिखोगे, फिर लिखोगे D, फिर लिखोगे SO3, फिर क्या लिखोगे SO3 और इसके डिवाइड में होगा DT। अब प्लस माइनस बैठाते हैं। प्लस माइनस बैठाना बहुत आसान। देखो सर ये दोनों अभिक्रिया करके ये बना रहा है, सर ये दोनों अभिक्रिया करके बना रहा है, तो इसका मान घट रहा होगा सर, इसका मान बढ़ रहा होगा। चलिए दूसरी अभिक्रिया को लिखते हैं, फिर उसी प्रकार से जल्दी से सजा देते हैं हम लोग। सर यहाँ पे D x/dt, सर बराबर dy/dt, सर बराबर D x2/2/dt। सर जल्दी से एक काम सर भूल गए आप इसमें, क्या स्टेक्यो गुणांक को लिखना। अच्छा गुणांक यहाँ 2 है था, हाँ तो यहाँ पे 1/2 होगा ना सर, ठीक है। इसमें कितना 1, तो 1/1 होगा, तो इसमें कोई मतलब। सर इसमें कितना है 2, तो 2 में कितना होगा सर यहाँ पे 1/2। बहुत फास्ट समझने की कोशिश करो क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा। अब यहाँ 2 था सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 3 था तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 1 है तो 1/1 का कोई मतलब नहीं। प्लस माइनस बैठाओ सर, ये दोनों खत्म हो रहा है, ये बन रहा है तो खत्म हो रहा है तो माइनस, और जो बन रहा है उसके आगे प्लस। समझ में आया। फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न को लिखता हूँ। तो सर इसमें भी यही होगा dCO/dt बराबर, यहाँ पे क्या है D
CO2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CO2 होगा, ये CO2 होगा, तभी तो ये बनेगा CO। तो DCO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, DCO/dt बराबर में DO2/dt, राइट। अब देखो, फिर देखो, जल्दी से बताओ, इसके गुणांक में 1, तो ये क्या लिखोगे, 1 खत्म। इसके गुणांक में 1 तो खत्म। इसके गुणांक 1/2, तो 1/2 करोगे तो ये आपको पता है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक काम करो ना सर, सही से लिख ही देता हूँ, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे लिखो ना, इसमें डायरेक्ट 2, समझ में आया। अब प्लस माइनस ये दोनों, ये खत्म हो रहा है, सिर्फ इस तीर के इस पार ये, तो ये खत्म हो रहा है, इसमें माइनस, ये बन रहा है तो प्लस, ये बन रहा है तो प्लस। इस प्रकार से हम ये लिखते हैं। तो आपको, मुझे पता है, व्यंजक लिखने आ गया, अभिक्रिया की दर की क्या आ गई, व्यंजक। अब मैं कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा वो 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लो और फिर मैं वो टॉपिक्स पे ले जाता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप क्या प्रश्न अब आएगा, वो एक कॉन्सेप्ट होता है लुप्त होने की दर और प्रकट होने की दर। लुप्त होने की दर और प्रकट होने की दर, विद्यार्थी समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट एकदम मैं आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही पढ़ा रहा हूँ। N2+3H2 सर बना रहा है 2NH3, N2+3H2 स्टूडेंट्स क्या बना रहा है, 2NH3। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनमें से लुप्त कौन हो रहा है और प्रकट कौन हो रहा है। तो आपका जवाब होगा सर, इस अभिक्रिया में लुप्त जो होगा, मतलब जो कमेगा, वो कौन सी होगी सर, ये कमेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों में बनेगा, मिलेगा और क्या बनाएगा, NH3। तो वृद्धि किस में होगी, वृद्धि इसमें होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। लुप्त किसका होगा, इसका, और बनेगा क्या, वृद्धि किसका होगा, NH3 का। चलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये देखो। आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपका 10 से 5 रुपया हो रहा है, ध्यान से समझो, आपका कितना से कितना हो रहा है, 10 से 5। तो आपकी घटा कितने की हो रही है भाई, तो घटा के लिए आप क्या करते हो, 5 - 10 अपॉन में कुछ नहीं, बस इतना का घटा 5 में से ये हो रहा है, ठीक है। अब मैं समय के साथ पूछता हूँ तो आप डिवाइड कर दोगे समय के, दर जैसे ही निकालते हो ना आप चेंज में, दर कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस करके और फिर उसको समय से भाग देते हो। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। देखो N2 का पूछेगा, आपको पूछेगा, पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सिखाया मैं वो लिखना है, क्या, अभिक्रिया की व्यंजक, अभिक्रिया दर की व्यंजक, ये लिख लो। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सर ये तो आपको बता ही दिए हमको, सर जल्दी से बताओ ना, अब नया कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो ये हो गया बराबर में, ये हो गया बराबर में, अच्छा। तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है उसको भी लिख देते हैं जल्दी से, समझ में आ रहा है आपको। अब माइनस प्लस चिन्ह भी दे देते हैं एक बार, समझ में आ रहा है आपको। चलो यहाँ से कोशिश करते हैं। देखो आपसे पूछेगा N2 की लुप्त होने की दर बताएं, N2 की लुप्त होने की दर बताएं, मतलब कि कमने की दर, N2 की लुप्त होने की दर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो N2 की लुप्त होने की दर, तो N2 की लुप्त होने की दर, बात को समझने की कोशिश करो। N2 की, तो हाँ, तो N2 पहले कितना था और बाद में कितना बना है, उसका अंतर निकालो और समय से भाग दे दो। ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ कि N2 की लुप्त होने की दर, ध्यान से समझो, किसका बोल रहा हूँ, N2 की। तो N2 सर बोल रहे हो ना, हाँ, तो सबसे बढ़िया एक बात बताओ, N2 का दर पूछ रहे हो, तो N2 में सिर्फ क्या देखना है, बाद में कितना हुआ और पहले कितना हुआ, वो दोनों घटा के उसके समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। तो N2 जैसे ही पूछेगा, ध्यान दे, तो N2 की दर के लिए आप क्या करोगे, dN2/dt करोगे। आपको कोई मतलब नहीं है कि इसकी गुणांक कितना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं। क्या पूछ रहा है, N2 की लुप्त होने की दर, N2 की लुप्त होने की दर मतलब कैसे कम रहा है। तो N2 की लुप्त होने की दर को निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है, N2 की बाद वाला माइनस ये, N2 की बाद वाला माइनस पहले वाला बटे T, बस इतना ही करना है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसी प्रकार से कि H2 की लुप्त होने की दर, H2 की
लुप्त होने की दर, लुप्त मतलब इस अभिक्रिया में गायब होने की दर। तो आप जल्दी से बताओ मुझे H2 की लुप्त होने की दर, कुछ नहीं करना है, H2 पहले कितना बाद में कितना उसका अंतर, तो ये लिखेंगे dH2/dt। आपको कोई मतलब नहीं है भाई कि इसके जो है ना इसका स्टैक्योमेट्री कितना, इसका गुणांक कितना, नहीं। अभिक्रिया की दर का व्यंजक ऐसे लिखा जाता है, बात को समझो भाई। अभिक्रिया की दर की व्यंजक में आप स्टैक्योमेट्री लिखते हो, फिर से समझा रहा हूं मैं, अभिक्रिया की दर की व्यंजक में आप स्टैक्योमेट्री लिखते हो, गुणांक लिखते हो आगे वाला। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका पूछा जाए N2 का H2 का, तो आप नहीं लिखते हो, तो आप नहीं लिखते हो। dN2 कर दिया, फिर ये लिख दिया। फिर मैं आपसे सब पूछ लेता हूँ, मान लो कि आपसे मैं ये पूछ लेता हूँ कि NH3 की वृद्धि की दर, NH3 की वृद्धि की दर मतलब NH3 कैसे बन रहा है, NH3 की वृद्धि दर, ध्यान से समझो, NH3 की वृद्धि दर। तो आपका जवाब क्या होगा, सर इसका सिर्फ NH3 का पूछ रहे हो, हाँ तो बिल्कुल इसमें चेंज लिख दो सर, d NH3/dt और बस खत्म बात। क्योंकि स्टैक्योमेट्री नहीं लेना है, किसी एक खास के लिए अगर आपको लिखना है तो उसमें आप उसकी गुणांक नहीं लेते हो। ये बात आपको समझ में आया। अगले लेक्चर लाऊंगा, उसमें स्टूडेंट मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाए, 4 से 5 दिन में, 30-30 मिनट का पढ़ेंगे हम लोग, और आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चीज़ हो पाएगा। 3 से 4 दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे, सिर्फ वो जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, और आप जो पहले पढ़ रखे हो किसी भी टीचर से, तो उसकी नोट्स को रिवीजन कर लो। मैं आपके लिए रैपिड कोर्स टाइप से हूँ, चीज़ें को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तभी मैं अगले वीडियो अपलोड करूँगा। और मुझे लगेगा कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो मैं भी अपना समय ख़राब नहीं करूँगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ये तब जब आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओगे। आपको अच्छा लगा कम से कम कमेंट करके बोलो सर मज़ा आ गया, अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, तो मैं कल ही कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।